हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, हम अपने पिछले 2 क्लासेस में भारत की मिसाइल्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम भारत की उन मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे जो भारत ने विदेशों से इंपोर्ट की हैं या विदेशी टेक्नोलॉजी की सहायता से डेवलप की हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहां पर स्थायित्व और सुरक्षा की भावना हो। वहां के शासन प्रशासन डे टू डे लाइफ में व्यक्तियों को अस्थायित्व और असुरक्षा की भावना उन्हें नहीं महसूस होनी चाहिए। और किसी भी देश के लिए स्थायित्व और सुरक्षा के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि हमारे देश को किसी भी बाहरी आक्रमण से खतरे का एहसास नहीं हो। और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हमारी देश की सेना की मजबूती सबसे बड़ी अहम आवश्यक होती है। और इसी सेना की मजबूती के लिए उसको अत्याधुनिक हथियारों से तैयार किया जाता है। यदि हमारी सेना के पास अत्याधुनिक हथियार अवेलेबल होंगे, उनके पास हथियार आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, तो वो किसी भी शत्रु देश का सेना का, उनके हथियारों का वो बड़ी कुशलता के साथ सामना कर सकेंगे और हमारे देश को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। इसी क्रम में हम कुछ मिसाइलों का, या कह सकते हैं जो आधुनिक हथियारों में जो मिसाइल्स हैं वो सबसे अधिक कारगर हथियार साबित होती हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि प्रत्येक देश मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर लगा हुआ है। तो भारत ने भी कुछ ऐसी प्रमुख मिसाइलें डेवलप की अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस किया। और इसी क्रम में हमने कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेलेबल मिसाइल्स जो हम भारत में डेवलप नहीं कर सकते थे, हमने विदेशों से मंगवाई हैं या उनकी कुछ टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके उनकी टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में डेवलप की हैं। तो आज उन्हीं मिसाइलों के बारे में हम पढ़ेंगे। और उन मिसाइलों में प्रमुख जो नाम आते हैं वो नाम है कॉर्नेट ई, ब्राग, मिलन, S-400 ट्रायम्फ, हार्पून, हैमर, स्काल्प एंड मिटियोर। ये कुछ ऐसी प्रमुख मिसाइलें हैं जो हमने डायरेक्ट विदेशों से इंपोर्ट की हैं या विदेशी टेक्नोलॉजी की सहायता से डेवलप की हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम इन मिसाइलों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नेट ई मिसाइल्स। कॉर्नेट ई मिसाइल्स जो है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा जो पहले रूस की कॉन्कुर और फ्रांस की मिलन मिसाइल्स को डेवलप करते थे, 1962 से वो कॉन्कुर और मिलन मिसाइल को डेवलप कर रहा था। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रूसी प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे कि रूसी टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लाइसेंस लेकर के वो कॉर्नेट ई मिसाइल्स को डेवलप कर सके। कॉर्नेट ई मिसाइल जो है वो रूस की कॉन्कुर मिसाइल के स्थान पर तैनात की जाएंगी। रूस की जो कॉन्कर मिसाइल्स या मिलन जो फ्रांस की मिसाइल थी वो पुरानी मिसाइल्स हो गई थी और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो गई थी। तो इन पुरानी टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से प्रतिस्थापित करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, जो कि हमारे मिसाइल्स का प्रोडक्शन करता है, रूस से एक लाइसेंस प्राप्त करके, उनसे अनुमति प्राप्त करके उसकी टेक्नोलॉजी की सहायता से नई मिसाइल इंडिया में ही डेवलप की है। और ये कॉर्नेट ई मिसाइल्स जो होगी वो एंटी टैंक मिसाइल होगी, यानी कि ये शत्रु देश के टैंक को नष्ट करने के लिए यूज की जाएगी। तो इसकी आज कुछ मुख्य जो विशेषताएं देखते हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं। कॉर्नेट ई मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, यानी कि ये सरफेस टू सरफेस आमने सामने काम करेगी। ये सरफेस टू एयर यानी कि विमान को नष्ट करने के लिए यूज नहीं की जाएगी, बल्कि ये सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल होगी, शत्रु देश के टैंक को नष्ट करने के लिए यूज की जाएगी। शत्रु देश का कोई भी शक्तिशाली टैंक, उसका जो कवच कितना ही मजबूत क्यों नहीं हो, ये शत्रु देश के टैंक के सभी प्रकार के मजबूत कवच को भी ध्वस्त कर देगी। इसकी जो रेंज है वो लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है, यानी कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। इसकी जो लॉन्चिंग विशेषता है उसको हम किसी भी वाहन से इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसके लिए किसी विशेष प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा की बात है कि इस मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए सेना अपनी सुविधा के अनुसार वो कहीं से भी शत्रु देश के टैंक पर लॉन्च कर सकती है। ये क्रूज श्रेणी की मिसाइल है, यानी कि इसकी जो गति है वो अधिक होगी। और ये जो मिसाइल्स है ये किसी भी प्रकार के मौसम में, चाहे वो वर्षा वाला मौसम हो, बादल वाला मौसम हो, धूप वाला मौसम हो, साफ मौसम हो, किसी भी प्रकार के मौसम में इसको यूज कर सकते हैं। ये अपने लक्ष्य को खोज करके लक्ष्य पर आक्रमण करती है। ये पूर्ण रूप से गाइडेड मिसाइल है। इसको एक बार लॉन्च करने के बाद, एक बार छोड़ने के बाद बीच में पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे दागो व भूल जाओ के आधार पर भी काम करने वाले मिसाइल्स कहा जाता है। तो कॉर्नेट ई जो मिसाइल्स है
ये भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने में एक अहम योगदान करेगी। कॉर्नेटी के बाद दूसरी जो मुख्य मिसाइल है भारत में, ब्राक जो शब्द है वो हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा हम जानते हैं कि प्राचीन इजराइल की भाषा थी। इजराइल में हिब्रू भाषा में ब्राक का अर्थ होता है विद्युत या बिजली। जो ब्राक जो मिसाइल है वो अपनी तेजी के लिए जानी जाती है, यानी कि उसकी जो गति होगी वो ध्वनि के वेग से 2 गुना अधिक, यानी कि 2 मैक इसकी स्पीड होगी, यानी कि बिजली की गति से ये काम करेगी और किसी भी शत्रु देश के जो अटैकिंग सिस्टम होगा उसको ये पलक झपकते ही नष्ट कर सकेगी। तो हम ब्राक मिसाइल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। ब्राक जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, यानी कि इसको हम जमीन से आसमान की तरफ छोड़ने का मतलब है कि शत्रु देश का जो कोई भी मिसाइल्स या वहां का जो लड़ाकू बम वर्षक विमान है उसको नष्ट करने के लिए ब्राक मिसाइल का यूज किया जाएगा, यानी कि ये एंटी मिसाइल्स प्रक्षेपास्त्र विरोधी मिसाइल होगी। और इसकी जो रेंज होगी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल का मतलब है कि वो 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भी वो मार कर सकती है। ये अपने साथ 22 किलोग्राम वजन तक पेलोड या वारहेड यानी कि आयुध सामग्री ले जा सकती हैं। इसको भारतीय नौसेना के पोत से लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसको 2003 में शामिल किया गया था और ये क्रूज श्रेणी की मिसाइल है, यानी कि अपनी स्पीड के लिए जानी जाती हैं। ये लक्ष्य को खोज करके आक्रमण करती हैं। इसको भारत के अलावा इजराइल और यानी कि ये केवल 3 देश ही ऐसे थे जिसके पास ब्राक मिसाइल अवेलेबल थी। ब्राक मिसाइल हमारे वायु की यानी कि एयरबोर्न अटैक को नष्ट करने के लिए, वायु वातावरण की तरफ से किसी भी प्रकार के खतरे को नष्ट करने के लिए, चाहे वो मिसाइल का हो या लड़ाकू बम वर्षक विमान का हो, उनको नष्ट करके हमारी जमीन पर स्थित सभी विमान को, पनडुब्बियों को या जलपोत को सुरक्षा प्रदान करती है। और एक प्रकार से हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में ब्राक मिसाइल का भी बहुत बड़ा योगदान है। ब्राक के बाद तीसरी जो अहम मिसाइल है, यानी कि अब उसकी जो टेक्नोलॉजी थोड़ा पुरानी हो गई है और कम यूज की जाती है, वो मिसाइल थी मिलन जो मिसाइल थी वो फ्रांस की मिसाइल थी। फ्रांस में इसको 1962 में शुरू किया गया था और 1972 तक ये भारत के नौसेना में या हम कह सकते हैं कि भारत की सेना में इसको शामिल किया गया था। मिलन जो मिसाइल थी वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, यानी कि आमने सामने शत्रु देश की लड़ाई के लिए मिलन मिसाइल का प्रयोग किया जाता था। इसकी जो रेंज थी वो लगभग 200 से 2000 मीटर तक थी, यानी कि ये लगभग मीडियम रेंज की मिसाइल थी। ये सिंगल पेलोड या टैंडम हिट ये अपने साथ ले जा सकते थे, यानी कि इसमें मल्टी लोड इसमें हम यूज नहीं कर सकते थे, बल्कि सिंगल पेलोड इसमें यूज कर सकते थे। ये भी एंटी टैंक मिसाइल थी, यानी कि शत्रु देश के टैंक को नष्ट करने के लिए इस मिसाइल को यूज किया जाता था। इसको किसी भी एक इंडिविजुअल या आम व्हीकल से इसको लॉन्च किया जा सकता था। इसको लॉन्च करने के लिए किसी विशेष बड़े लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं थी। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा थी मिलन मिसाइल से, कि जिसमें भारतीय सेना अपनी सुविधा के अनुसार इसे कहीं से भी शत्रु देश की टैंक पर इसको दाग सकते थे, जिससे शत्रु देश के लिए हमारी जो मिलन मिसाइल थी उसका सामना करना काफी मुश्किल हो जाता था। और ये उस टाइम में के अपने पाकिस्तानी या चाइना के जो हथियार थे या उनके जो टैंक थे उनको नष्ट करने के लिए जो मिलन मिसाइल थी वो काफी रूप से सक्षम थे। ये भी एक तरह से गाइडेड मिसाइल थी और इस मिसाइल में जो एक टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसको हम टेक्नोलॉजी कहते थे वायर गाइड साइक्लोज टेक्नोलॉजी। वायर गाइड साइक्लोज टेक्नोलॉजी का मतलब था कि इसको लॉन्च करने के लिए, शत्रु देश पर छोड़ने के लिए, इसका जो साइट ऑफ लॉन्चिंग था उस साइट ऑफ लॉन्चिंग को या साइट ऑफ लॉन्च को डायरेक्ट रूप से हमने टारगेट पर एम करना होता था और इसको हम कहते थे सेमी ऑटोमेटिक कमांड इन द लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट में ले जाकर के इसको हम अटैक पर या टारगेट पर लॉन्च करते थे। तो ये अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी थी जो इससे पहले की मिसाइल में यूज नहीं की गई थी। इसके अलावा इसमें मिरा थर्मल साइट का भी यूज किया गया था, इंफ्रारेड लैंप का यूज किया गया था। इंफ्रारेड लैंप इसकी पीछे टेल में लगा होते थे, जिससे कि ये मिसाइल किसी भी प्रकार के मौसम में, दिन में और रात में भी काम कर सकती थी। रात के अंधेरे में भी ये टारगेट को खोज सकती थी। लेकिन इस मिसाइल की कुछ अपनी कमियां थी, जिसके कारण इस मिसाइल का जो लाभ था या प्रयोग था वो बहुत लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रहा। इसकी जो मुख्य कमियां थी मिसाइल की वो थी इसकी शॉर्ट रेंज। इसके अलावा इसमें
जो एक्सपोजर ऑफ द लॉन्चिंग साइट, क्योंकि लॉन्चिंग साइट था वो डायरेक्ट शत्रु देश के लाइन में होता था, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा इसका खतरा था। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड जैमिंग के बीच में समस्या थी। दूसरी इसकी एक और जो कमजोरी थी वो थी अपनी ओवरलैंड की जो पावरफुल जो अपने लाइन होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, उनसे भी इसको एक्सपोजर का या उसको डाइवर्जन का खतरा रहता था। तो इन कुछ कमियों को दूर करने के लिए मिलन टू यानी कि मिलन मिसाइल का दूसरा वर्जन तैयार किया गया, जिसमें कि 115 मिलीमीटर का हिट वार हेड लगा होता था, जिससे कि ये अपने रास्ते में आने वाले जो कुछ डाइवर्जन थे जिसके कारण ये अपने लक्ष्य से विचलन हो सकता था उसका, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो एक और प्रमुख मिसाइल जिसका कि अभी 2016 में भारत ने सौदा किया है रूस से, वो है S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ एक्चुअली अपने आप में कोई एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये पूरा एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मिसाइलों का एक समूह है। इसमें एक साथ 8 लॉन्चिंग पैड से 32 मिसाइल्स में तैनात की जाती हैं। रूस ने अपने जो कुछ प्रमुख मुख्य शहर हैं जैसे मॉस्को और पिट्सबर्ग, एक आध दूसरे जो उसके मुख्य सिटीज हैं, वहां पर रूस ने इन मिसाइलों को तैनात किया है। रूस ने 1990 में इन मिसाइलों को शुरू किया था और 2016 में 2016 में रूस ने इन मिसाइलों का भारत को बेचने की डील की है। तो जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स भारत के आने के बाद भारत का जो डिफेंस सिस्टम है या उसकी जो सेना है ये इसको किस प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा, तो इसको हम देखते हैं ये कैसी मिसाइल होगी, इसकी क्या विशेषताएं होंगी और इस मिसाइल के आने से भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मारक क्षमता कैसी है। S-400 का जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, यानी कि ये जमीन से आकाश में आक्रमण करेगी। इसका मतलब है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी। एयरबोर्न कोई भी थ्रेट है, यानी कि आसमानी वायुवरण से शत्रु देश की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वो बम विमान से हो या वहां के किसी मिसाइल से हो, उसको डिस्ट्रॉय करके उस खतरे को नष्ट करके ये हमारी सुरक्षा करेगी। इसकी जो रेंज होगी वो मीडियम रेंज मिसाइल होगी। ये लगभग 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से जो अत्याधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, उस अत्याधुनिक कंप्यूटराइज सिस्टम से, गाइडिंग सिस्टम से इस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया जाता है, जिससे कि इस शत्रु देश पर पलक झपकते ही अपनी एक्यूरेसी के साथ आक्रमण करने में कामयाब होती है और किसी भी इस देश की सेना के लिए इस मिसाइल का जो एक डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो रूस की मिसाइल्स के बाद अगली जो मिसाइल्स हैं हार्पून मिसाइल्स वो अमेरिका की मिसाइल्स हैं और ये भी एक प्रकार से एक मिसाइल होकर के एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि उसमें एक साथ कई प्रकार की मिसाइल्स यूज की जाती हैं और भारत ने इसको अमेरिका से खरीदने के लिए अभी 2020 में ही डील की है। जब फरवरी में ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तो उसके बाद हार्पून मिसाइल्स का जो डील है भारत अमेरिका के बीच हुई। हार्पून मिसाइल्स की क्या विशेषताएं हैं? भारत के डिफेंस सिस्टम में आने के बाद भारत की सेना के पास हार्पून मिसाइल के आने से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे मजबूत होगा। हार्पून मिसाइल की विशेषता है कि वो एक मल्टीफॉर्म मिसाइल होगी, यानी कि उसको हम सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी जो मारक क्षमता होगी वो लगभग 280 किलोमीटर तक है और इसमें 221 किलोग्राम भार वजन तक हम पे लोड या वार हेड इसके साथ इसमें ले जा सकते हैं। ये भी एक प्रकार से एंटी शिप मिसाइल होगी। एंटी शिप मिसाइल, जब अमेरिका ने हार्पून मिसाइल डेवलप करी तो उस टाइम पर केवल 2 ही देशों के पास में एंटी शिप मिसाइल्स थी। सबसे पहले रूस के पास और उसके बाद अमेरिका ने हार्पून मिसाइल डेवलप की थी। जब रूस ने 1962 के आसपास में एक समुद्री जहाज को अपनी एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अमेरिका ने इस चीज को समझ नहीं पाया था कि किसी समुद्री जहाज को भी कोई शत्रु देश डिस्ट्रॉय कर सकता है और कुछ ऐसी मिसाइल भी डेवलप की जा सकती हैं। तो उसके बाद से अमेरिका ने हार्पून मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू किया, उस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया, जिससे कि वो भी एंटी शिप मिसाइल डेवलप कर सकें। और अंत तक आते आते 1977 में यानी कि 1977 में अमेरिका ने हार्पून मिसाइल्स को डेवलप किया।
ये एक प्रकार से मल्टी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता था, यानी कि इसको लॉन्च करने के लिए किसी एक विशेष फिक्स प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी। ये सी स्किमिंग क्रूज मॉनिटर्ड बाय रडार टेक्नोलॉजी से लैस थी, यानी कि इसमें क्या था, इसको एक रडार अल्टीमेट यानी कि जो हाइट को जो रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, एक ऐसे रडार से ये जो मिसाइल थी वो लैस थी। ये अधिक ऊंचाई पर नहीं जाती थी, यानी कि इसकी जो फ्लाइट की जो हाइट थी वो बहुत अधिक नहीं रहती थी, बल्कि ये समुद्री सतह के लगभग आसपास रह करके काफी ऊंचाई तक रह करके ये शत्रु देश के शिप को डिस्ट्रॉय करती थी। ये ओवर द होराइजन इसकी मुख्य विशेषता थी। ओवर द होराइजन का मतलब है कि ये बहुत दूरी तक जा करके या बहुत लंबे एरिया को कवर करके शत्रु देश के जो शिप्स हैं उसका जो लड़ाकू जल विमान है ये उसको नष्ट कर सकते थे। तो हार्पून मिसाइल्स के भारत के सेना में शामिल होने से भारत के डिफेंस सिस्टम को एक जो अत्याधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं वो मिलेगी, और हमारे जो शत्रु देश हैं वो भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में जो जैसे ही भारत चाइना के साथ जो भी पीछे गलवान घाटी में झड़प हुई, उसके बाद से आपने एक विमान का नाम काफी सुना होगा, राफेल विमान, जिसका कि भारत ने 60,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। उसी राफेल विमान में ये जो 3 मिसाइलें हैं तैनात होंगी, और ये 3 मिसाइलें कौन कौन सी हैं? हैमर, HAMMER, ये सभी कैपिटल वर्ड्स हैं। इसका मतलब है ये अपने आप में कुछ शब्दों का एक शॉर्ट फॉर्म है। हैमर के बाद स्काल्प, मीटियोर, ये तीनों मिसाइल राफेल विमान पर तैनात होंगी। और इन तीनों मिसाइलों की क्या क्या विशेषताएं हैं? राफेल के आने से जो भारतीय सेना है उसको कैसे मजबूती मिलेगी, और राफेल के आने से पाकिस्तान और जो चाइना की सेना है वो भारत से कैसे खौफ खाएगी, या भारत से वो किस प्रकार से मतलब डरेगी कि भारत के पास भी राफेल विमान है, लड़ाकू विमान है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं। तो उससे जो शत्रु देश पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और शत्रु देश जो आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं हैमर क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। हैमर अपने आप में जो शॉर्ट फॉर्म थी उसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल म्यूनिशन मॉड्यूलर एक्सटेंडेड रेंज। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस का मतलब है किसी विमान की सहायता से ऊपर जाकर के नीचे स्थित टारगेट पर इसको छोड़ा जा सकता है। मीडियम रेंज मिसाइल होगी, लगभग ये 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है। ये शत्रु देश के किसी भी बंकर्स को या किसी भी हार्डन शेल्टर्स को, यानी कि कितनी भी मजबूती से, पत्थरों की दीवारों से, कितनी भी मजबूत दीवार से कोई बैंकर कोई शेल्टर बनाया गया हो, ये उसकी उस मजबूत दीवार को नष्ट करके शत्रु देश की सामग्री को, वहां की आयुध सामग्री को, सेना को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिसाइल जो है गाइडेड मिसाइल होगी, यानी कि इसमें भी क्रूज मिसाइल वाली विशेषता होंगी, और एक बार इसको लॉन्च करने के बाद बार बार इसको बीच में गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पुनः निर्देशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राफेल फाइटर जेट होगा, ये उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए यूज की जाएंगी, यानी कि हैमर मिसाइल से पहले जो स्काल्प और मीटियोर मिसाइल्स जो राफेल विमान पर पहले से तैनात थी, उन मिसाइलों में एक मिसाइल और हैमर अब जुड़ जाएगी। हैमर के आने से जो राफेल फाइटर जेट है उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। स्काल्प और जो मीटियोर मिसाइल्स हैं वो दोनों एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, यानी कि इनको आसमान में, आकाश में जो लड़ाकू विमान होते हैं उसको नष्ट करने के लिए विमान से विमान तक इसको छोड़ा जा सकता है। और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होंगी दोनों। इन मिसाइलों की कुछ विशेषता है कि जो अपने साथ ही कितना वारहेड या पेलोड ले जा सकती हैं, लगभग 250 किलोग्राम तक की आयुध सामग्री या पेलोड अपने साथ ले जा सकती हैं। 250 किलोग्राम की आयुध सामग्री का मतलब है ये बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर शत्रु देश के विमान को, उनको नष्ट कर सकती हैं और शत्रु सेना में एक खौफ पैदा कर सकती हैं। ये भी जो मिसाइल्स हैं ऑलरेडी पहले से ही राफेल विमान पर तैनात हैं, और तीनों मिसाइल मिलकर के राफेल जो फाइटर जेट है उसकी कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ा देंगी, और हमारी जो सेना है वो बिल्कुल एकदम से जो अत्याधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो 2020 तक अवेलेबल है उससे वो लैस होंगी, और हमारी जो सेना की जो कैपेबिलिटीज होंगी वो पाकिस्तानी सेना या चाइना सेना की तुलना में किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी, बल्कि कहीं न कहीं उनसे बेहतर ही होगी।
अब इन मिसाइलों की वो क्या विशेषता होगी जिसके कारण इन मिसाइलों को इतना महत्व दिया जा रहा है। इन मिसाइलों में एक हाइब्रिड इनर्शिया नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जीपीएस हम सब जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो एक हाइब्रिड किस्म का इसमें, यानी पहले वाले में क्या था, सिर्फ जीपीएस था, इनर्शिया नेविगेशन सिस्टम यूज नहीं होता था। तो अब जीपीएस के साथ इसमें इनर्शिया नेविगेशन सिस्टम भी इसमें यूज कर दिया गया है, यानी किसी भी स्थिति को वो घर्षण से महसूस कर सकेंगे। वहां का जो प्रेशर, उस प्रेशर के कारण जो घर्षण उत्पन्न होगा उसके कारण भी ये वहां की सिचुएशन का एक जायजा ले सकेंगे और उन टारगेट पर अटैक कर सकेंगे। ये जो मिसाइलें हैं इसका जो फ्रंटल गाइडेंस किट और इसमें एक रियर माउंटेन रेंज एक्सटेंशन किट यूज होती है, यानी कि इसका जो फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है वो कैसा है। फ्रंट पार्ट में इसमें फ्रंटल गाइडेंस किट और रियर पार्ट में यानी पिछले पार्ट में रियर माउंटेन रेंज एक्सटेंशन किट यूज की गई है। अब इसमें मॉडुलर क्यों कहा गया है, हमने देखा ना म्यूनिशन मॉडुलर एक्सटेंडेड रेंज, तो इसको मॉडुलर इसलिए कहा गया क्योंकि इन मिसाइल्स में एक प्रकार से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड यानी कि कुछ चीजों को मिला जुला करके, वो इंटीग्रेटेड क्या है, ये इंटीग्रेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस यूनिट्स प्लस में बम्स, यानी कि इसमें जो गाइडेंस यूनिट्स और अलग प्रकार के बम को इंटीग्रेटेड करके यूज किया जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट गाइडिंग सिस्टम और बम्स का जो यूज था ये इनसे पहले की टेक्नोलॉजी में यूज नहीं किया गया था। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो मॉड्यूलेशन है इसका डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडिंग किट्स का और बम्स का, ये अपने आप में इस मिसाइल्स को या राफेल फाइटर जेट को और दूसरे फाइटर जेट से या मिसाइलों से अलग बनाते हैं और हमारी सेना को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेंगे। और आशा है कि आने वाले समय में चाइना या पाकिस्तान जैसे जो शत्रु देश हमारे पड़ोसी में है वो भारत की सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे या भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी भारत की कुछ प्रमुख मिसाइलों के बारे में आज की क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।